कौन यकीन करेगा, अभी अभी मेरा वो फायरबॉल स्पेल जो अभी अभी जागा था, मुझे इतना निकम्मा समझकर रातों रात घर से भाग गया जादुई जानवरों का शिकार करने। मैं एक अमीर घराने का लाडला था, पर जब मुझमें शक्तियाँ जागी तो मैं सबसे बेकार कोरा जादूगर बना। मैंने तो सोचा था कि अब बस आराम से माँ बाप के पैसों पर ऐश करूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने आग के उस छोटे से गोले से कहा, आज से तुम बस मेरे लिए खाना पकाने का काम करो, वो तो उसी पल भड़क गया और चिल्लाने लगा, तू निकम्मा है पर मैं नहीं। मुझे तो दुनिया तबाह करने वाला सबसे खतरनाक स्पेल बनना है। और इसके तुरंत बाद वो कपूत सीधे खिड़की तोड़कर भाग गया। एक लाल रोशनी बनकर वो जंगल की तरफ निकल गया। मैं तो बस हैरान परेशान खड़ा था। तभी नीचे से माँ की आवाज आई, नीचे आ जाओ, खाना खा लो। लजीज पकवानों से भरी मेज देखकर भी मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। खाने की मेज पर एक जादुई घेरा बनाकर मैं सिर झुकाकर अपने फोन पर कुछ खोजने लगा। अगर किसी स्पेल में खुद की सोच आ जाए तो क्या करे। मेरा फायरबॉल स्पेल घर छोड़कर भाग गया है। ये सब देखकर पापा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मोमो, खाना खाते समय भी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पापा, मैं बस अपनी क्लास बदलने के बारे में कुछ जानकारी देख रहा हूँ। छोड़ो ये सब, इंटरनेट पर लिखी बातें सही नहीं होती। पहले खाना खाओ, सेहत ज्यादा जरूरी है। माँ ने भी प्यार से समझाते हुए कहा, मोमो, खुद पर इतना दबाव मत डालो। कॉलेज में बस जैसे तैसे पास हो जाना और फिर घर वापस आकर अपनी जड़ी बूटियों का बाग संभाल लेना। जब तक तुम जुआ नहीं खेलते, माँ तुम्हें 10 जन्मों तक पाल सकती है। माँ की बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ उतर गया। पिछली जिंदगी में तो मैं काम कर कर के मर गया था। इस जिंदगी में तो मेरा स्पेल भी मुझे बेकार समझकर भाग गया। तो फिर अब मैं आराम से एक निकम्मा बनूंगा। इतनी दौलत जो मिली है, अभी ऐश नहीं करूंगा तो कब करूंगा? फिर मैंने बड़े ही सच्चे दिल से कहा, पापा, मम्मी, आप चिंता मत करो। कल से मैं एक पक्का रईसजादा बनकर दिखाऊंगा। आप लोगों को मेरी जरा भी फिक्र नहीं करने दूंगा। ये सुनकर पापा के मुंह में जो सूप था वो लगभग बाहर ही निकल आता और माँ की मुस्कान भी चेहरे पर जम सी गई। ये लड़का कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं मान गया, लेकिन मैं तो खुशी खुशी अपना खाना खत्म करके सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। मेरे जाते ही पापा अपना माथा मलते हुए एक लंबी सांस लेने लगे। इसमें लड़ने का जरा भी जज्बा नहीं है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही इसे बिगाड़ा है। माँ ने गुस्से में अपनी भौहें चढ़ा ली। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। कौन था वो जिसे डर था कि तलवारबाजी सीखते हुए बेटे के हाथ में दर्द होगा, और असली तलवार की जगह उसे फोम की तलवार थमा दी। ये कहकर माँ ने बेबसी में सिर हिलाया। जब इसमें जादुई तत्वों को अपनाने की शक्ति ही नहीं है तो कितने भी पैसे लगा लो, सब बेकार हैं। उसे अपने हाल पर छोड़ दो, बस वो खुश रहे, यही बहुत है। कमरे में वापस आकर मैंने खुद को जोर से मुलायम बिस्तर पर गिरा दिया। ठीक उसी समय घर से भागा हुआ मेरा फायरबॉल स्पेल घास के मैदान में भेड़ियों के झुंड से घिर गया था। लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के बावजूद वो छोटा सा फायरबॉल और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। तुम जैसे भेड़िए के पिल्ले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घेरने की? फिर आग के तत्व तेजी से उसकी तरफ खींचे चले आए और वो एक ही पल में 15 फायरबॉल में बट गया। उसने भेड़ियों के झुंड पर चारों तरफ से बमबारी कर दी और तभी मेरे सामने सिस्टम पैनल खुल गया। घास के मैदान के 15 भूरे भेड़िए मारे गए। 75 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। स्किल की महारत बहुत बढ़ गई है। तुम जैसे कचरों का झुंड मेरे विकास के रास्ते में नहीं आ सकता। मैं बस हैरान होकर उस पैनल को देखता रहा। ऐसा लगा जैसे दुनिया के बारे में मेरी सारी समझ चकनाचूर हो गई हो। बधाई हो, आपके स्पेल की समझ असाधारण होने के कारण उसने खुद ही एक नई तरकीब निकाली है और वो एक एडवांस स्किल मल्टीपल बर्स्ट फायरबॉल में विकसित हो गया है। प्रोफेशन बदले अभी आधा दिन भी नहीं हुआ था और मेरी बेसिक स्किल ने मॉन्स्टर्स को बहुत धीरे धीरे मारने की वजह से खुद को एक एडवांस स्किल में बदल लिया। तभी मेरे दिमाग में अचानक एक डरावना ख्याल आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या भविष्य में वाटर एरो सुनामी में बदल जाएगा और अर्थ एस्केप एब्सोल्यूट डिफेंस बन जाएगा? तब तो मैं सभी एलिमेंट्स का गॉड लेवल मैजिशियन बन जाऊंगा। फायरबॉल स्किल को ग्रीन ग्रासलैंड के मॉन्स्टर्स बहुत कमजोर लगे, इसलिए वो हाई लेवल एरिया डार्क फॉरेस्ट की ओर जा रही हैं। फायरबॉल स्किल ने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है, जाकर सो जाओ। फालतू में हैरान होकर मेरे काम में दखल मत दो। उस बेहद दबंग मैसेज को देखकर मुझे पूरी तरह से शांति मिल गई और फिर मैं संतुष्टि के साथ आराम से लेट गया। ठीक है,
तुम मेहनत करो, मैं सोता हूँ। डाइनिंग रूम में पापा का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर झाओ लेई का नाम चमक रहा था। पापा ने एक नजर डाली और तिरस्कार से हंसे। ये बुढ़ा जरूर फिर से शेखी बघारने आया है। कॉल कनेक्ट होते ही झाओ लेई की कर्कश आवाज हवा में गूंज उठी। उसने जोर से कहा, मेरा बेटा एस क्लास का फिल्म मेज बन गया है। सुना है तुम्हारा लिनमो कुछ खास नहीं कर पा रहा। मैं अपने बेटे से कह सकता हूँ कि वो तुम्हारे लड़के की मदद कर दे। ये बातें सुनकर पापा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने सीधे कॉल काट दिया। पास बैठी माँ सुवान ने ये सुना तो उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, 3 दिन बाद बड़ा एग्जाम है। झाओ परिवार का लड़का उस दिन जरूर सबका ध्यान खींचेगा। अगर हमारा मोएर वहाँ गया, नहीं वो नहीं जाएगा। कल ही मोएर को बता देंगे कि बड़े एग्जाम के लिए बीमारी की छुट्टी ले ले। वैसे भी हमारे पास पैसा है, थोड़ा जुगाड़ करके उसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देंगे ताकि वो आराम से जी सके। झाओ परिवार से बेइज्जत होने के लिए वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। झाओ लेई को अपने बेटे पर घमंड है तो करने दो, भले ही मोएर सच में एक नाकारा हो। वो हम लिन तियानहाओ का इस जिंदगी का सबसे कीमती नाकारा है। सुबह सुबह मेरे मन में हुई एक हलचल से मेरी नींद खुल गई। मैंने तुरंत अपने विचारों से पैनल खोला। पैनल पर दिख रहा था मेरा लेवल बढ़कर 3 हो गया था। एक ही रात में 3 लेवल ऊपर। ये तो अमीर घरानों के लिए भी, जो संसाधनों का ढेर लगाते हैं, एक टॉप स्पीड है। मेरी नजर नीचे फायरबॉल स्किल के सेक्शन पर गई। वहाँ लिखा था, नींद पूरी कर रही है, और साथ में एक घमंडी मैसेज भी था, काम कर करके थक गई हूँ, जल्दी से फायर एलिमेंट वाला कुछ खाना लाओ वरना मैं हड़ताल कर दूंगी। अरे ये कोई स्किल थोड़ी है, ये तो मैंने अपने सिर पर एक आफ्त मोल ले ली है। नीचे से मम्मी ने नाश्ते के लिए आवाज लगाई। मैं गाना गुनगुनाता हुआ नीचे गया। डाइनिंग टेबल पर मैंने जैसे ही ब्रेड उठाई, मम्मी अचानक मुझे 2 सेकंड तक घूरती रही। फिर उन्होंने सीधे अपना हाथ उठाकर एक प्रोब स्पेल डाला। अगले ही पल वो चिल्लाई, मोएर तुम लेवल 3 पर पहुंच गए। पापा भी झटके से खड़े हो गए। एक ही रात में 2 लेवल ऊपर। इस स्थिति को देखकर मैं पहले से ही तैयार था। मैंने एक ईमानदार चेहरा बनाया, अपना सिर खुजलाया और कहा, कल रात मैं चुपके से लेवल अप करने के लिए बाहर चला गया था। भले ही मैं एक नौसिखिया जादूगर हूँ, लेकिन जो कमजोर होते हैं उन्हें ज्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना? ये सुनकर पापा ने मेरे कंधे पर जोर से थपथपाया। शाबाश बेटा, हिम्मत तो है तुम में। फिर पापा ने तुरंत अपने पर्सनल बॉडीगार्ड ये होंग्यू को बुलाया और उसे मुझे शहर के बाहर ट्रेनिंग के लिए ले जाने का आदेश दिया। सुरक्षा पहले है, मैंने मन ही मन आह भरी। लगता है इस शहर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर मेरे अंदर वो आग के गोले वाले दादा जाग गए तो बिना राक्षसों को मारे वो आसमान सिर पर उठा लेंगे। वैसे भी राक्षस तो वही मारते हैं, मैं तो बस AFK रहता हूँ, कहीं भी पड़ा रहूँ, एक ही बात है। स्किल बार में उस मैसेज के बारे में सोचते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने मुड़कर माँ से पूछा, माँ क्या आग वाले तत्व से भरपूर कोई नाश्ता है, जैसे आग वाले फल या लाल आग वाले जानवर का मांस? ये सुनकर माँ खुशी से झूम उठी और बोली, है, बस तुम खाने के लिए तैयार हो जाओ। माँ तुम्हारे लिए आसमान से ड्रैगन का कलेजा भी ले आएगी। 10 मिनट बाद एक लाल दिल वाला फल पेट में गया। शरीर में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। तुरंत मेरे दिमाग में एक दहाड़ गूंजी, मजा आ गया, मुझे बाहर निकालो, मैं उन जंगली राक्षसों को जलाकर राख कर देना चाहता हूँ। पेट भरकर मैंने अपनी चिंतित माँ और खुश दिख रहे पापा की तरफ हाथ हिलाया और कहा, पापा माँ फिर मिलेंगे। आज रात मुझे तली हुई लाल आग वाली ड्रैगन खानी है। मालिक आप प्लीज मेरे पीछे ही रहना, बस मौका देखकर आखिरी वार कर देना। उसकी आंखों में मुझ जैसे कमजोर जादूगर के लिए जो दया थी, मैंने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अचानक जंगल में एक परछाई चमकी और एक मायावी भेड़िया हमला करने के लिए बाहर निकला। ये होंग्यू ने अपनी लंबी टांग घुमाकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मालिक अभी मौका है, मैंने यूं ही अपना हाथ हिलाया। एक आग का गोला सनसनाता हुआ निकला। हालांकि उस मायावी भेड़िए की जान कम बची थी, लेकिन उसने अपनी आदत के मुताबिक पलक झपकने वाली स्किल एक्टिवेट की और एक तरफ लुढ़क गया। पर मैं शांति से आग के गोले को देखता रहा। मैंने देखा कि जो आग का गोला चूकने वाला था वो हवा में अचानक रुका और फिर उसने यू टर्न ले लिया। तू मुझसे बचने की हिम्मत करता है, मार।
यह नजारा देखकर ये होंग्यू अपनी जगह पर जम गई। उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये तो मानसिक शक्ति का दूसरा लेवल है। और मैं जेब में हाथ डाले रहस्यमय अंदाज में उसे उकसाया। खड़ी क्या हो, आगे बढ़ो। अगले आधे घंटे तक माहौल अजीब हो गया। मैंने एक टेढ़ा मेढ़ा पेड़ ढूंढा, उसके नीचे बैठ गया, अपना फोन निकाला और गेम खेलने लगा। और ये होंग्यू एक मेहनती कुली की तरह हर तरफ से एक एक करके अधमरे जंगली राक्षसों को मेरी तरफ फेंकने लगी। जब मैं गेम खेल ही रहा था तभी एक जहरीली मकड़ी मुझ पर हमला करने के लिए झपटी। उसी वक्त मेरे बगल से एक आग का गोला उड़कर आया और उसने जहरीली मकड़ी को एकदम सटीक निशाने से उड़ा दिया। ये देखकर ये होंग्यू पूरी तरह से पत्थर बन गई। उसकी नजरों में यह शायद एक ही समय में दो काम करने वाली कोई अनोखी दैवीय शक्ति थी। सूरज पश्चिम में ढल रहा था और सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। सिस्टम इंटरफेस पर एक मैसेज आया, बधाई हो, आपका लेवल बढ़कर 5 हो गया है। ये होंग्यू पसीने से लथपथ होकर मेरे पास आई। उसकी आंखों में अब दया की जगह श्रद्धा थी। मालिक, 2 दिनों में लेवल 5 तक पहुंचना, ये रफ्तार तो बहुत डरावनी है। ये सब इसलिए क्योंकि ये जी राक्षसों को खींचकर लाने में माहिर हैं। छोड़ो ये सब, चलो घर चलकर तली हुई लाल आग वाली ड्रैगन खाते हैं। जैसे ही मैंने खाने का नाम सुना, मेरे दिमाग के अंदर की वो आवाज मुझसे भी ज्यादा उत्साहित हो गई। खाना खाना। काली एसयूवी मेरे विला के दरवाजे के सामने आकर रुकी। मैं अभी अभी कार से उतरा ही था। नौकरानियों की 2 कतारों ने एक साथ झुककर कहा, नमस्ते छोटे मालिक, घर वापसी पर आपका स्वागत है। लेकिन मुझे इसकी आदत हो चुकी थी, इसलिए मैं सीधे बड़े हॉल में चला गया। माँ तेजी से मेरी तरफ आई और मुझे पकड़कर इधर उधर देखने लगी। जब उन्हें यकीन हो गया कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई है, तब उन्होंने संतोष से सिर हिलाया। लगता है होंग्यू ने तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल की है। चलो खाना खाते हैं। 5 मीटर लंबी डाइनिंग टेबल पर आग के तत्व की तेज ऊर्जा महसूस हो रही थी। मेरे दिमाग में मौजूद फायरबॉल मंत्र तुरंत गरजने लगा। आग वाले ड्रैगन का लिवर, वो आग वाले ड्रैगन का लिवर है, जल्दी मेरे मुंह में डाल, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मैंने उस बेचैन स्किल को नजरअंदाज किया और आराम से आग वाले ड्रैगन के लिवर का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही आग का वो शुद्ध तत्व पेट में गया, मेरे अंदर की वो बेचैनी आखिरकार शांत हो गई। डाइनिंग टेबल पर माहौल काफी अच्छा था। माँ ने एक सुनहरा वीआईपी कार्ड निकाला और ये होंग्यू को देते हुए उसकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन ये होंग्यू ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया और एक उलझन भरे भाव के साथ काफी देर तक झिझकती रही। फिर आखिर में उसने अपना फोन निकाला, एक वीडियो चलाया और सम्मानजनक लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा, मैडम, असल में छोटे मालिक के इतनी तेजी से लेवल अप करने का मुझसे कोई खास लेना देना नहीं है। आप लोग ये देखकर समझ जाएंगे। वीडियो में दिन का समय था। मैं एक तरफ मोबाइल गेम खेल रहा था और दूसरी तरफ फायरबॉल बना रहा था। यह नजारा देखकर मेरे पापा लिन तियानहाओ, जो जियांगहाई शहर के सबसे बड़े योद्धा हैं, इस समय उनके हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक्स भी हल्के हल्के कांप रही थी। ये तो मानसिक शक्ति का दोहरा नियंत्रण है, और वह भी एक साथ 2 काम करते हुए। एक साधारण जादूगर को फायरबॉल फेंकने के लिए काफी देर तक ध्यान लगाना पड़ता है और लक्ष्य पर नजर रखनी पड़ती है, लेकिन उसके अपने बेटे के माइक्रो कंट्रोल का स्तर शायद एस रैंक वाले प्रतिभाशाली जीनियस भी नहीं कर सकते। मैं तो कहता ही था, मैं लिन तियानहाओ का बेटा भला बेकार कैसे हो सकता है? मेरे बेटे में तो महान सम्राट बनने की क्षमता है। माँ की आंखें तो और भी नम हो गईं। उसने अपना मुंह ढंककर हैरानी से कहा, कोई तात्विक लगाव नहीं और हार्ट कंट्रोल स्किल्स को भी संभाल लेता है। तुमने हमसे यह बात इतने समय तक छिपाई। अपने माता पिता की उन तेज नजरों को देखकर मेरा सूप गले में अटकते अटकते बचा। मैंने खांसने का नाटक किया और बात को टाल दिया। मैं तो बस ऐसे ही खेल रहा था। वो एस रैंक टूर्नामेंट बहुत जरूरी था। मेरे पास राक्षसों पर ध्यान देने का समय नहीं था। ये सुनकर पापा और भी उत्साहित हो गए। क्या खूब, ऐसे ही खेल रहा था। ये कहने के बाद पापा ने अपनी कलाई घुमाई और बैंगनी काली ऊर्जा वाला एक स्क्रॉल मेज पर पटक दिया। ये मुश्किल लेवल वाले भुतहा प्राचीन महल का एक डंजन स्क्रॉल है। जब तुम्हारे पास यह माइक्रो कंट्रोल की प्रतिभा है, तो आज रात जाकर इस डंजन को पूरा करो। जहाँ तक टीम के साथियों की बात है, मैंने तुम्हारे लिए उनका इंतजाम कर दिया है। 4 थोड़े सहमे हुए नौजवान
शानदार क्रिस्टल झूमर के नीचे खड़े थे और जाहिर है कि वे इस अमीर घर की शान शौकत से चौंक गए थे। पापा ने मेरी तरफ हाथ हिलाकर इशारा किया। आओ मो, मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। पापा ने सबसे आगे खड़ी एक शांत लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, ये शिया छिंग्युए हैं, एक शक्तिशाली वाटर मेज, और इस बार की कैप्टन भी यही हैं। ये सुनकर शिया छिंग्युए आगे आए और तहजीब से लेकिन रूखेपन के साथ मुझसे हाथ मिलाया। उसके पीछे शील्ड वॉरियर वांग मिंग और रेंजर झांग काई थे और साथ में प्रीस्ट लियू वेवेई। फिर पापा ने मुस्कुराते हुए समझाया, इन बच्चों के पिता मेरे पुराने मातहत रहे हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, उनकी लड़ने की काबिलियत पर कोई शक नहीं है। ये कहकर उन्होंने तुरंत ताली बजाई। तुरंत ये होंगियू नारंगी चमक वाले उपकरणों का एक सेट लेकर सामने आई। हॉल में घुसते ही उसी पल 4 नौजवानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। झांग काई तो अपनी लार तक गटक गया। ये तो लेजेंडरी पर्पल क्लाउड सेट है, लेवल 5 से नीचे के जादूगरों के लिए सबसे तगड़ा सामान। सबकी जलन, नफरत और चाहत भरी नजरों के बीच मैंने एक बेकार आदमी की तरह अपनी बाहें फैला दी और ये होंगियू को मुझे पूरी तरह तैयार करने दिया। मैंने अपने हाथ पैर हिलाए और वो चमकता हुआ जादुई चोगा सितारों की रोशनी बनकर पल भर में मेरे शरीर में समा गया। हम बिल्कुल फिट हैं। शुक्रिया। ये जी, जैसे ही स्पेस में दरार फटी, हम 5 लोगों ने भूतिया महल में कदम रखा और ये होंगियू उस डंजन के दरवाजे पर पहरा देने लगी। अंदर घुसते ही एक डरावना गलियारा दिखा जहां भूतिया आग नाच रही थी। टीम का कैप्टन होने के नाते जिया किंग्यू तुरंत एक्शन में आ गया और आराम से निर्देश देने लगा। वांग मिंग, तुम आगे रहो। झांग काई, अंधेरी जगहों पर नजर रखना। यंग मास्टर लिन, आप बस बीच में सुरक्षित रहिए। साफ जाहिर था कि उसकी नजरों में मैं, ये दिव्य सामान पहने हुए यंग मास्टर, बस एक शुभंकर था जिसे बचाने की जरूरत थी। मुझे जिया किंग्यू के इस प्लान की कोई परवाह नहीं थी। उल्टा मैंने अपनी जेब से मुट्ठी भर आग वाले मेवे निकाले और चलते चलते उन्हें खाने लगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में फायरबॉल स्पेल से और बर्दाश्त नहीं हुआ। इन चूहों को मेरी रक्षा करने दो। मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी जिया किंग्यू धीमी आवाज में चिल्लाया, रुको, कोई चीज आ रही है। ये सुनते ही सभी लोग एकदम सतर्क हो गए। सामने अंधेरे में धीरे धीरे नीली आग के 2 गोले दिखाई दिए। फिर उस हल्की रोशनी की मदद से सबने आखिरकार उस दैत्य का असली चेहरा देख लिया। ये बहुत ज्यादा फुर्तीला दैत्य है। उसकी रफ्तार बहुत तेज है। दूर से इस पर निशाना लगाना मुश्किल है। जब ये हमला करेगा तब। जिया किंग्यू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक आग का गोला बिना किसी इशारे के मेरी उंगली से निकल गया और सनसनाते हुए झांग काई के कान के पास से गुजरा। झांग काई ने अनजाने में चिल्लाकर कहा, यंग मास्टर लिन, जल्दी मत कीजिए, इतनी दूर से निशाना नहीं लगेगा, माना बर्बाद हो जाएगा। जैसा सोचा था, नेदर स्पिरिट कैट पलक झपकते ही गायब हो गई। आग का गोला अपने निशाने से चूक गया। ये देखकर झांग काई ने आह भरी, आह! सच में निशाना चूक गया। लेकिन अगले ही पल एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो आग का गोला जो साफ साफ आगे निकल चुका था। हवा में अचानक उसने जोरदार ब्रेक लगाया। मुझसे बचेगा, खाक बचेगा। हम्फ! उस आग के गोले ने फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ते हुए सीधे यू टर्न लिया और जोर से उस स्पिरिट कैट से जा टकराया। इससे पहले कि वो लोग होश में आते, एक और आग का गोला उनके पास से तेजी से निकल गया। उस पर्पल क्लाउड सेट का शुक्रिया, जिसमें 60% का कूलडाउन रिडक्शन था। फायरबॉल स्पेल जिसे पहले 3 सेकंड का कूलडाउन लगता था, अब उसे सिर्फ 1.2 सेकंड लग रहे थे। लगभग जैसे ही पहला आग का गोला फटा, दूसरा आग का गोला तेजी से निकल चुका था और उसके तुरंत बाद तीसरा। उस नेदर स्पिरिट कैट ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि सब बेकार था। 2 जोरदार धमाकों की आवाज आई। आग के शांत होने के बाद वो लेवल 5 का एलीट दैत्य 3 लगातार हमलों से हड्डियों के चूरे में बदल गया। जिया किंग्यू और बाकी सब अपनी आंखें फाड़े हड्डियों के उस ढेर को देखते रहे। फिर सबने एक साथ मुड़कर टीम के बीच में खड़े मुझे देखा। इस लेवल का माइक्रो कंट्रोल यहाँ तक कि हर साल होने वाले ड्रैगन कंट्री प्रोफेशनल परीक्षा के टॉप 5 मेज छात्र भी नहीं कर सकते। मैंने सबको देखते हुए लापरवाही से अपने स्नैक्स के बैग से एक सूट लाल रंग का अखरोट निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया।
तब जाकर सबको एहसास हुआ कि मैं अभी अभी स्नैक्स खा रहा था और साथ ही इतनी अविश्वसनीय फुर्ती दिखा रहा था। फिर झांग काई अचानक कांप उठा। मुझे देखने का उसका नजरिया अब पहले जैसा तिरस्कार भरा नहीं था। मैंने कहा था ना, मास्टर लिन का अंदाज देखकर ही लगता है कि वो एक छुपे हुए उस्ताद हैं। अभी अभी वो जो 3 आग के गोले थे, फश फश फश, वो तो कला का नमूना थे। ठीक उसी समय लियू वेइवेई, जो अब तक ज्यादा नजर नहीं आ रही थी, अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो उन हड्डियों के ढेर की तरफ देखने लगी। ये देखकर सबका दिल दहल गया और सब उसकी उंगली की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि जहां पहले वो एलीट लेवल वाली नेदर स्पिरिट कैट दिखाई दी थी, वहां घनी तादाद में दर्जनों नीली आंखें चमक रही थीं। जल्दी से फॉर्मेशन बनाओ, वांग मेंग सामने से डटे रहो, झांग काई बाई तरफ से दबाव बनाओ। हम्फ, उसकी युद्धनीति की योजना एक बार फिर उस जानी पहचानी सनसनाहट से बाधित हो गई। एक नारंगी लाल रंग का आग का गोला बस यूं ही सीधे सीधे उन दर्जनों नेदर स्पिरिट कैट्स की ओर बढ़ गया। जिया किंग्यू अचेतन रूप से चिल्ला पड़ी, मास्टर लिन, ये जनाब कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल वो आग का गोला हवा में तेजी से कांपा और पलक झपकते ही 15 टुकड़ों में बट गया और टूटते तारों की बारिश की तरह नीचे बरसने लगा। बूम 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 बूम, जोरदार धमाकों की आवाज पूरे पुराने किले में गूंज उठी। आग की लपटों ने सबके चेहरों को लाल कर दिया था। अभी खत्म नहीं हुआ था। सिर्फ 6 सेकंड बाद आग की बारिश की दूसरी लहर फिर से आ गई। आधे मिनट से भी कम समय में दर्जनों राक्षस राख में बदल गए। जिया किंग्यू सामने टूटी हड्डियों के ढेरों को हैरानी से देख रही थी। उसी लेवल के दर्जनों राक्षस। उसके हिसाब से उन्हें हराने के लिए पूरी टीम को मिलकर कम से कम 10 मिनट तक सावधानी से लड़ना पड़ता। पर अब आधे मिनट से भी कम समय में दुनिया शांत हो गई थी। सबने एक बार फिर एक साथ अपनी नजरें स्नैक्स खाते हुए मुझ पर टिका दी। मुझे इस तरह देखे जाने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं तो बस स्नैक्स खा रहा था और तमाशा देख रहा था। ये सब तो जियाओ हुओ ने किया है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जिया किंग्यू मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में उलझन थी। मास्टर लिन, अभी वो, क्या वो मल्टी बर्स्टिंग फायरबॉल था? इस तरह की एडवांस तकनीक, इसे सीखने के लिए तुमने कितनी स्किल बुक्स बर्बाद की? मैंने अपना सिर खुजलाया और अनजान बनते हुए कहा, स्किल बुक्स? मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं देखी। बस उसे थोड़ा बांटना ही तो है और फिर धमाका कर देना है। क्या यह मुश्किल है? जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे दिमाग में हंगामा मच गया। हाँ, वो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वो तो मैंने जी जान लगाकर सीखी है, मेरी मेहनत का फल चुराते हुए। क्या तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कोसती नहीं है? चुप रहो। क्या तुम्हें अब भुना हुआ रेड फ्लेम ड्रैगन नहीं खाना है? ठीक उसी समय पास में खड़ा झांग काई उत्साह से उछल पड़ा। 15 आग के गोले। एक एस क्लास जीनियस भी ज्यादा से ज्यादा 5 गोले बना सकता है। क्या एस क्लास एफिनिटी? मास्टर लिन के सामने सब कचरा है। ठीक है, ठीक है, जल्दी चलो। जितनी जल्दी यह लेवल पार करेंगे, उतनी जल्दी सोने को मिलेगा। दूसरी तरफ इंस्टेंस के बाहर पथरीले पर ये होंग्यू ने अपनी कलाई उठाकर समय देखा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। अचानक जमीन के नीचे से बिना किसी चेतावनी के एक जोरदार झटका लगा। डंगोन का दरवाजा, जिससे पहले एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी निकल रही थी, अब एक घने काले अंधेरे में बदल गया। ये होंग्यू का चेहरा अचानक बदल गया। उसने झटके से उस स्पेस दरार की ओर देखा। यह अबीसल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कैसे हो सकता है? ये देखकर ये होंग्यू ने कांपते हुए मेरे पापा को फोन लगाया। कमांडर, गड़बड़ हो गई है। डंगोन में अबीसल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। क्या कहा तुमने? रुको, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। पुराने किले के अंदर मैंने ध्यान दिया कि दीवारों पर वो नीली बुधी आग से जलने वाली खोपड़ी वाली मिसालें, उनका रंग भी नीले से बदलकर गहरा बैंगनी हो गया था। सबसे आगे चल रही शिया छिंग्यू अचानक रुक गई। यह अबीसल ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे ही उसने ये कहा, मैंने देखा कि बाकी लोगों के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। झांग काई तो डर के मारे ढीला पड़ गया। उसने हड़बड़ी में वापसी का स्क्रॉल निकाला, पर स्क्रॉल ने कोई काम नहीं किया। वापसी का स्क्रॉल काम नहीं कर रहा। सच में अबीसल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। इसके बाद झांग काई ने शिया छिंग्युई की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा और पूछा, यंग मास्टर लिन, अब हमें क्या करना चाहिए? पर मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया।
आगे के अंधेरे रास्ते को देखते हुए मेरे दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजी। हाँ हाँ हाँ, इसे कहते हैं असली डेंगोन। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर का खून खौल रहा है। टेग फायरबॉल स्किल इस समय बेहद उत्साहित महसूस कर रहा है। अबीसल टाइप मॉन्स्टर्स पर डैमेज प्लस 200%। ठीक है, अब सब लोग रोनी सूरत बनाना बंद करो। जब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है तो हमें आगे ही बढ़ना होगा। पर्पल क्लाउड सेट के कूलडाउन रिडक्शन बोनस और छोटे फायरबॉल के जबरदस्त बफ की मदद से हम बिना रुके आगे बढ़ते गए। जब हम डेंगोन के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंचे, मैं लेवल 6 पर पहुंच गया और टीम के बाकी सभी लोग लेवल 5 पर। हम 10 मीटर ऊंचे एक विशाल काले दरवाजे के सामने पहुंचे। इससे पहले कि कोई दरवाजा धकेलता, वो विशाल दरवाजा अपने आप धीरे धीरे दोनों तरफ खुलने लगा और एक भयानक दबाव तुरंत बाहर की ओर फैल गया। हॉल के बीच में हड्डियों से बने एक सिंहासन पर मैंने एक डरावनी परछाई को बैठे हुए देखा। उसे देखते ही मेरे दिमाग में फायरबॉल स्किल की बेहद उत्साहित आवाज गूंजी। ये है असली दुश्मन, मुझे जाकर उससे निपटने दो। मुझे अपना हाथ उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एक नारंगी लाल रंग की परछाई सीधे सबके ऊपर से गुजरी और सिंहासन पर बैठे स्केलेटन नाइट की ओर बढ़ गई। एक कान फाड़ देने वाला जोरदार धमाका तुरंत उस खाली हॉल में गूंज उठा। निशाना लगा, लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। धुआं और धूल छटने पर आग बुझ गई। वो स्केलेटन नाइट अब भी सिंहासन पर वैसे ही बैठा था, यहाँ तक कि उसकी बैठने की मुद्रा जरा भी नहीं बदली थी। उसके चारों ओर एक बैंगनी रंग की ढाल घूम रही थी, जिस पर एक भी खरोंच तक नहीं आई थी। इसके बाद वो उठा और एक कंकाल वाले जंगी घोड़े पर सवार हो गया। उसने जोर से घोड़े को एड़ लगाई और बैंगनी आग के साथ हमारी तरफ हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। ये देखकर वांग मिंग ने चिल्लाकर एक्टिवेट किया। पहाड़ जैसी स्थिरता पर उस 5 मीटर लंबी विशाल तलवार ने उसे ढाल समेत हवा में उड़ा दिया। खून की धार बह निकली, पर मैं ज्यादा घबराया नहीं। बस मैंने हल्की सी त्योरियां चदाई। लिटिल फायर, रुको मत, उसे वापस खदेड़ दो, उसे पास मत आने देना। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हॉल में आग की लपटें आसमान छू रही थी और धमाकों की आवाज लगातार गूंज रही थी। लेकिन जब आग की लपटें शांत हुई तो वो बैंगनी रंग की ढाल अभी भी वैसी की वैसी ही थी। ये नजारा देखकर मेरी नजरें गहरी हो गईं। फिर मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल हुई। क्यों ये टूट क्यों नहीं रही? करंट फायरबॉल स्किल की स्थिति। गहरी सोच में उन लगातार हो रहे धमाकों की वजह से स्केलेटन नाइट का ध्यान पूरी तरह से मुझ पर आ गया था। जिया किंग्यू अचानक मेरे सामने आ गई और मुझ पर चिल्लाई, यंग मास्टर लिन, तुम जल्दी भागो, मैं अपनी जान पर खेलकर उसे रोकूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, एक और विशाल साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। यंग मास्टर लिन, मैं उसे रोकता हूँ, तुम भागो। मैंने अपने इन दोनों साथियों को देखा जो बहादुरी से अपनी जान देने के लिए तैयार थे। मैंने बेबसी में आह भरी और कहा, भागे? कहाँ भागे? इससे अच्छा तो है कि हम उसे खत्म कर दें और शान से यहाँ से बाहर निकले। एक बार में ढाल नहीं तोड़ सकते तो 10 बार 100 बार कोशिश करके उसे मार डालेंगे। कुछ दूर स्केलेटन नाइट ने धीरे धीरे अपना शरीर नीचे झुकाया और उसका कंकाल वाला घोड़ा अपने अगले खुरों से जमीन खुरचने लगा। और उसी वक्त मेरे दिमाग में वो छोटा वाला भी इस आखिरी लड़ाई के माहौल को महसूस कर रहा था। वो ठीक से अपना आकार नहीं ले पा रहा था। फायरबॉल स्किल जानता था कि उस सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए उसे आग के तत्वों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना होगा। उसकी इस बेढंगी कोशिश को देखकर मैं मन ही मन में बड़बड़ाया, बेवकूफ हो क्या? बस घूमना शुरू कर दो तो काम बन जाएगा। जब घूमने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी तो सारी एनर्जी बीच में ही लॉक हो जाएगी और इधर उधर नहीं बिखरेगी। मेरे इतना कहते ही मेरे दिमाग में वो छोटा फायरबॉल अचानक शांत हो गया। घूमना, उसके उस दिमाग में जो असल में है ही नहीं, अचानक एक बिजली कौंधी। डिंग, फायरबॉल स्किल तत्वों को जमाने के एक नए तरीके का अंदाजा लगा रहा है। हाँ, जीनियस, मैं सच में एक जीनियस हूँ। बधाई हो, फायरबॉल स्किल ने खुद ही एक एडवांस स्किल का पता लगाया और उसे विकसित कर लिया है। ब्लेजिंग स्पाइरल ड्रैगन बुलेट, एक ही टारगेट पर जबरदस्त डैमेज देने की क्षमता। लिटिल फायरबॉल को इतनी आसानी से एक नई स्किल सीखते हुए देखकर मैं हैरान रह गया। जब सीख ही लिया है तो चलो इसे आजमाते हैं।
मैंने बिना घबराए धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया, उसे एक बंदूक का आकार दिया और सीधा स्केलेटन नाइट की तरफ निशाना लगाया। मिस सिया, ध्यान से देखो, एक जादूगर के पास सिर्फ एओई ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ही झटके में काम तमाम करने वाली जबरदस्त ताकत भी होनी चाहिए। इसके बाद मैंने हवा में ही अपनी उंगली से ट्रिगर दबा दिया। आग की वो गहरी लाल लकीर, जिसे एक छोटे से गहरे लाल बिंदु में दबा दिया गया था, एक कानफाड़ू आवाज के साथ तेजी से आगे बढ़ी। हवा में तेजी से घूमने और घर्षण की वजह से आग अपने पीछे एक डरावनी ड्रैगन के आकार की पूंछ जैसी लपट छोड़ रही थी। आग की वो गहरी लाल लकीर पलक झपकते ही स्केलेटन नाइट की बैंगनी ढाल के आर पार हो गई और स्केलेटन नाइट भी उस जोरदार धमाके की ताकत से कई मीटर दूर जाकर गिरा, पीछे हड्डी के सिंहासन में जोर से जा टकराया। ये देखकर जिया किंग्यू और बाकी कुछ लोग तुरंत वहीं हैरान खड़े रह गए। टूट गया। जब सब लोग अभी भी हैरान थे, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ये कमजोर है, इसकी जान ले लो। हमला। ये सुनकर झांग काई गर्जा, यंग मास्टर लिन की सुनो, ये कमजोर है, इसकी जान ले लो। इतना कहकर उसने अपना लंबा धनुष खींचा। तीरों की बारिश होने लगी। वांग मेंग ढाल उठाकर आगे बढ़ा। जिया किंग्यू ने अपनी छड़ी घुमाकर जादू किया और मैं नाश्ता करते हुए तमाशा देख रहा था। आग के छोटे गोले अपने आप हमला करने लगे। आग की लपटों ने तुरंत बॉस को निगल लिया। जब उसकी हेल्थ 70% से नीचे गिर गई तो खंडहर से एक दहाड़ सुनाई दी। स्केलेटन नाइट ने अपनी तलवार घुमाई। झटके की लहर ने वांग मेंग को हवा में उड़ा दिया। उसके बाद बैंगनी ढाल फिर से दिखाई दी। धत तेरे की, ये फिर आ गया। मैंने भी बकवास नहीं की, सीधे हाथ उठाकर एक और वार कर दिया। बिना किसी शक के उस ड्रैगन के आकार की गहरी लाल आग की लकीर ने एक बार फिर उसे भेद दिया। बैंगनी ढाल, उसका विशाल शरीर एक बार फिर दूर जा गिरा। ये देखकर झांग काई उत्साह से उछल पड़ा। यंग मास्टर लिन जबरदस्त हैं। यंग मास्टर लिन अजेय हैं। यंग मास्टर लिन सबसे अच्छे हैं। यंग मास्टर लिन, मैं आपसे प्यार करता हूँ। इसके बाद की लड़ाई में कोई शक नहीं रह गया था। हर बार जब स्केलेटन नाइट बड़ी मुश्किल से अपनी ढाल बना पाता, उसे ठीक से खड़े होने का मौका भी नहीं मिलता कि मैं बेरहमी से उसे तोड़ देता। 3 बार ऐसा होने के बाद स्केलेटन नाइट का शरीर जोर से ढह गया और काली ऊर्जा छोड़ती सूखी हड्डियों के ढेर में बदल गया। एब स्केलेटन नाइट को सफलतापूर्वक मारने के लिए बधाई। 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले। बधाई हो, आपका लेवल बढ़कर 7 हो गया है। तभी लियू वेई जमीन पर बेदम बैठी उन सूखी हड्डियों के ढेर को देख रही थी। वो खुशी से रो पड़ी। झांग काई तो और भी पागल हो गया था। उसने वांग मेंग को गले लगाया और पागलों की तरह कूदने लगा। अपन ने एबिस डंजन पार कर लिया। यहाँ तक कि जिया किंग्यू जैसी शांत और गंभीर लड़की के होठों पर भी इस पल मुस्कान थी। ये देखकर मैं थोड़ा मुस्कुराया और सबको हाथ हिलाया। ठीक है, चलो सब। बहन ये इंतजार करते करते लगभग सो गई होंगी। हम बाहर निकल गए। पथरीला किनारा स्याही की तरह काला था। सैकड़ों पूरी तरह से हथियारों से लैस शहर के रक्षा सैनिकों ने एक घेरा बना लिया था। उनकी बंदूकें उस काले धुएं से भरे भंवर पर टिकी थीं। पापा, लिन तियानहाओ बिजली की तरह जमीन पर उतरे। उनके बगल में माँ सुवान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। वहाँ रुकने की जिम्मेदार ये होंग्यू ने कांपती हुई आवाज में बताया। यंग मास्टर को अंदर गए 45 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट पहले डंजन अचानक एबिस में बदल गया। ये सुनकर माँ का शरीर लड़खड़ा गया। वो लगभग गिर ही गई थी। तभी कुछ मिलिट्री जीपें घमंड से आकर रुकी। झाओ लेई झाओ यू को लेकर कार से उतरा, दुखी होने का नाटक करते हुए। ओल्ड लिन, तुम कितने नासमझ हो। लिन मो को इस तरह की फालतू सेना के साथ मरने के लिए भेजना, उनके बचने की संभावना तो माइनस में है। पापा तेजी से मुड़े। उनकी आंखों में जान लेने का इरादा चमक रहा था। झाओ लेई, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? ये देखकर झाओ लेई ने बड़प्पन दिखाने का नाटक करते हुए पीछे हट गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। फिर झाओ यू सही समय पर आगे आया, आत्मविश्वास से सिर उठाकर। अंकल लिन, आंटी सू, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। जब डंजन दोबारा खुलेगा तो मैं सबसे पहले अंदर जाकर बॉस को मारूंगा, ताकि भाई मो की आत्मा को शांति मिल सके। ये सुनकर माँ ने अचानक अपना सिर उठाया। किसने कहा मेरा मुंह मर गया है? जब तक डंजन नहीं खुला तब तक खेल खत्म नहीं हुआ है। बूढ़ा लिन मो एर अभी भी लड़ रहा होगा, है ना?
डैड लिन तियानहाओ ने अपनी पत्नी की गुहार भरी आंखों को देखा और अपने दिल के दर्द को दबा लिया। हाँ, मेरा लिन तियानहाओ का बेटा इतनी आसानी से नहीं मर सकता। ये देखकर झाओ लेई ने हंसते हुए सिर हिलाया। अगर लिन मो सच में इसे पार कर सका तो मैं सबके सामने इस ऑफ रोड गाड़ी के 4 टायर कच्चा चबा जाऊंगा। ठीक उसी समय डंजन का बवंडर अचानक रुक गया। ये देखकर डैड और मॉम की सांसें अटक गईं। इस डंजन के दोबारा खुलने के केवल 2 ही नतीजे हो सकते हैं, या तो सब मारे जाएंगे या फिर डंजन पार हो जाएगा। झाओ लेई ने अपना चश्मा ठीक किया। उसने अपने बेटे को अंदर जाने के लिए तैयार होने का इशारा किया। झाओ यू ने अपनी कलाइयां घुमाईं। वो अपना कमाल दिखाने ही वाला था कि ऊपर मौजूद लोगों ने आसमान की ओर देखा। उन्होंने देखा कि 18 साल पुराना रिकॉर्ड पलक झपकते ही गायब हो गया और एक नया रिकॉर्ड सामने आ गया। 1 घंटा 5 मिनट 22 सेकंड क्लियर करने वाला टीम लीडर लिन मो। इससे पहले कि लोग होश में आते, डंजन के प्रवेश द्वार पर तेज रोशनी चमकी। मैं कुछ लोगों के साथ बाहर आया। डंजन से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि सैकड़ों सैनिक पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहे थे। इतनी बड़ी तैयारी। फिर मेरी नजर भीड़ पर गई और एक ही बार में मैंने झाओ यू को देख लिया, जिसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। मैंने तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ हिलाया। ओह यंग मास्टर झाओ, अभी तक सोए नहीं? यहाँ हवा खाने आए हो? क्या बात है? झाओ यू ने ये सुना और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। इससे पहले कि मैं कुछ और मजाक करता, माँ सू युआन दौड़कर आई और मुझे गले लगा लिया। मो ए, तुमने तो माँ को डरा ही दिया था, वो भी एबिस डंजन में। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। बहुत बहुत जोर से भींच रही हो। माँ छोड़ो, मैं मॉन्स्टर के हाथों तो नहीं मरा, पर तुम्हारे इस प्यार से जरूर पिघल जाऊंगा। ये देखकर माँ ने घबराकर मुझे छोड़ा और हड़बड़ी में अपने आंसू पोंछे। वो घबराकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। माफ करना बेटा, माँ ज्यादा उत्साहित हो गई थी। जल्दी से मुझे देखने दो, कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी डैड बड़े बड़े कदमों से चलकर आए। उन्होंने अपना बड़ा हाथ मेरे कंधे पर रखा, जो हल्का हल्का कांप रहा था। शाबाश बेटे, तुम जिंदा लौट आए, यही बहुत है। डैड ने ये कहने के बाद शिया छिंगयुए और बाकी लोगों की ओर मुड़कर देखा, जिन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, और उनके मुंह से निकल गया, ये सब क्या है? ये सुनकर शिया छिंगयुए एक कदम आगे बढ़ी और मेरे डैड के सामने गहराई से झुकी। लिन अंकल, इस बार हम सब सिर्फ लिन मो की वजह से ही जिंदा बाहर आ पाए हैं। अगर लिन शाओ ने अकेले ही बॉस की ढाल नहीं तोड़ी होती तो हम सब वहीं मर गए होते। ये कहने के बाद शिया छिंगयुए ने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और दोनों हाथों से मेरे डैड को दे दिया। लिन अंकल, हम ये काम की फीस नहीं ले सकते। इस बार हमने न केवल कोई मदद नहीं की, बल्कि लिन शाओ के अनुभव और सम्मान का भी फायदा उठाया। कृपया इसे जरूर वापस ले लीजिए। झांग काई और वांग मिंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। हालांकि डैड को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी खुशी को दबाया और हंसते हुए कार्ड वापस धकेल दिया। रख लो, मैं लिन तियानहाओ दिया हुआ पैसा वापस नहीं लेता। कुछ दूर झाओ लेई और झाओ यू हमारी टीम को बिना किसी चोट के जाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। जरूर उस बूढ़े लिन तियानहाओ ने बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा और लिन मो को कोई तुरुप का इक्का दिया होगा। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जैसे कुछ और ही साजिश रच रहा हो। इसके बाद वो झाओ यू को लेकर गाड़ी से चला गया। पापा ने दूर जाती हुई गाड़ी को देखकर ठंडी सांस छोड़ी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। जब तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम मेहनत भी करना चाहते हो तो हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। पापा ने फैसला किया है कि वो सिटी डिफेंस आर्मी की 3री बटालियन को बुलाकर इस लेवलिंग एरिया को बंद कर देंगे। वो लोग मॉन्स्टर्स को अधमरा कर देंगे और तुम्हें बस उन्हें खत्म करना होगा। आज रात हम घर नहीं जाएंगे, पूरी रात लेवल बढ़ाएंगे। बड़े एग्जाम से पहले हमें उस झाओ यू को अपने पैरों तले कुचलना होगा। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही मम्मी ने पापा का हाथ झटक दिया और आंखें तरेर कर चिल्लाई, लिन तियानहाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? मो एर अभी एबिस डंजन से बाल बाल बचकर आया है। उसकी कितनी मेंटल एनर्जी खत्म हो गई है और तुम उसे पूरी रात लेवल अप करवाना चाहते हो? क्या तुम मेरे बेटे को थकाकर मार डालना चाहते हो? हाँ, लेवल बढ़ाना ज्यादा जरूरी है या उसकी सेहत? नहीं, बिल्कुल नहीं। मो एर को अभी घर जाकर सोना ही होगा। मम्मी को मुझे इस तरह बचाते देख मैं मन ही मन जोर जोर से हाँ में सिर हिला रहा था।
लेकिन मैं खुश हो पाता उससे पहले ही मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में फायरबॉल स्पेल उछल कूद करने लगा। सोना कैसा? सिर्फ कमजोर लोगों को ही नींद की जरूरत होती है। लगे रहो, मुझे जिंजुओ का फायरबॉल बनना है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि पापा चालाकी से हंसे और मम्मी से प्यार से बोले, जानू गुस्सा मत करो, मेरी पूरी बात तो सुनो। मुझे भी अपने बेटे की चिंता है, इसलिए मैंने घर वाला बड़ा बेड यहाँ लाने का सोचा है। स्पेशल फोर्स की टीम मॉन्स्टर्स को लुभाकर घायल करने का काम करेगी और उन्हें उसके सामने ले आएगी। एयर को बस बेड पर लेटे लेटे अपनी उंगलियां चलानी होंगी। यह आइडिया सुनकर मम्मी हैरान रह गई। ये क्या बेहूदगी है? उस वक्त मुझे पता था कि मुझे अपनी राय देनी ही होगी। जब मैं इससे बच नहीं सकता तो इसका मजा लेना ही बेहतर है। मैं एक कदम आगे बढ़ा। मेरी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत आ गई। मम्मी पापा सही कह रहे हैं, मैं भी घर जाकर सोना चाहता हूँ। भले ही मेरा कोई बड़ा सपना न हो, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा का नाम नीचे नहीं होने दे सकता। बस एक रात कम ही तो सोना है ना? बड़े एग्जाम के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। मेरे मुंह से यह बात निकलते ही और मेरी आंखों में उस हिम्मत को देखकर मम्मी एक पल के लिए हैरान रह गई। वो मुझे देखती रही, उनकी आंखें एकदम से भर आईं और फिर उन्होंने एक किताब निकाली, एक स्किल बुक जिससे पीली भूरी रोशनी निकल रही थी, और उसे मेरे हाथों में थमा दिया। जब तुम्हारा इरादा इतना पक्का है तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है, एक बेसिक अर्थ टाइप स्किल, अर्थ एडेप्टेशन टेक्निक। आगे अपना अच्छे से ध्यान रखना। अर्थ। ये सुनकर मैंने वो स्किल बुक ले ली। उम्मीद है कि जब मैं यह अर्थ टनलिंग टेक्निक सीखूं तो यह एक शांत स्किल होगी, ये भी किसी गुस्सैल छोटे भाई जैसी न हो। आधे घंटे बाद आखिरकार मेरा जाना पहचाना कस्टम मेड बड़ा और मुलायम बेड मेरी आंखों के सामने आ गया और उस बड़े बेड के चारों ओर दर्जनों पूरी तरह से हथियारों से लैस खूंखार स्पेशल फोर्स के सैनिक तैनाती में इंतजार कर रहे थे। मैं कुछ कदम चलकर वहां गया और बिना किसी झिझक के उस मुलायम गद्दे पर बैठ गया। मेरे बैठते ही 3 हटे कट्टे आदमी तुरंत एक कदम आगे बढ़े और एक साथ मुझे मिलिट्री सैल्यूट किया। ये होंग्यू आगे आए और मुझे बताने लगी, यंग मास्टर, ये है आहू, इनका क्लास बरसर का है, और ये है एयर न्यू, एक रेंजर, ये है पत्थर, एक मिट्टी के जादूगर। आज रात ये टीम को लीड करेंगे। वो आपके लिए मॉन्स्टर्स को अधमरा करके लाएंगे। आहू ने अपनी छाती ठोककर मुझे यकीन दिलाते हुए कहा, मालिक आप चिंता न करें, मैं गारंटी दे सकता हूँ। जो भी मॉन्स्टर हम लेकर आएंगे उसकी हेल्थ 5% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होगी। आपको बस अपनी उंगली हिलाकर उन्हें खत्म करना होगा। ये शानदार सर्विस के बारे में सुनकर मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। आप सब भाइयों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर शुरू करते हैं। जैसे ही आहू ने हुक्म दिया, आसपास के स्पेशल सोल्जर्स पलक झपकते ही काली परछाइयों में बदल गए और रात के अंधेरे में चारों तरफ फैलकर गायब हो गए। फिर मैं एक तरफ पलटा और उस नर्म गर्म रेशम के कंबल में घुस गया। थोड़ी ही देर बाद आहू एक बख्तरबंद गैंडे को पकड़कर भागा हुआ वापस आया। वो मालिक को मॉन्स्टर लेने के लिए आवाज लगाने ही वाला था कि उसने देखा मैं तो पहले ही बिस्तर में दुबक चुका था। वो वहीं का वहीं जम गया। तभी दूसरी तरफ मॉन्स्टर को लुभाने गया पत्थर भी एक अधमरे शाही को उठाए हुए वापस भागा। ये नजारा देखकर पत्थर के कदम रुक गए और उसने हैरान होकर कहा, क्या मालिक सो गए? आहू ने थोड़ा घबराकर सिर हिलाया। लगता तो है कि सो गए हैं। पत्थर ने अपने हाथ में पकड़े शाही को देखा। उसने झिझकते हुए पूछा, तो क्या मॉन्स्टर को अभी भी फेंके? पर मालिक तो सो रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? आहू ने 2 सेकंड तक सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। फिर उसने हिम्मत करके कहा, टीम लीडर ये ने कहा था कि पूरी रात लेवल बढ़ाना है। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि अगर मालिक सो जाए तो रुक जाना है। कोई बात नहीं, हमने मॉन्स्टर को इतना मारा है कि बस उसकी सांसें ही चल रही हैं। अगर मालिक कोई रिएक्शन नहीं देते तो हम आखिरी वार कर देंगे। मालिक के एक बाल को भी बिल्कुल आंच नहीं आएगी। पत्थर ने भी सिर हिलाया। ठीक है, तो कोशिश करके देखते हैं। आहू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी बख्तरबंद गैंडे को बड़े से बिस्तर के किनारे की खाली जगह की तरफ हल्के से फेंका। अचानक हवा में से एक आग का गोला बन गया। एक तेज सनसनाती हुई आवाज के साथ वो पलक झपकते ही बख्तरबंद गैंडे के आर पार हो गया। ये देखकर आहू और पत्थर वहीं के वहीं जम गए। क्या वो सच में सो रहे हैं? पत्थर को यकीन नहीं हो रहा था। मालिक,
आहू ने झिझकते हुए आवाज दी। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी। बड़े बिस्तर पर मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मालिक, आहू ने अपनी आवाज थोड़ी और ऊंची की। मैंने बस हल्की सी त्योरियां चदाई और फिर तकिया पकड़कर करवट बदल ली और खर्राटे लेते हुए सोता रहा। ये देखकर आहू और पत्थर ने एक दूसरे को देखा। फिर आहू ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हैरानी भरी हुई थी। वो सच में सो रहे हैं। करवट भी कितने आराम से बदली। ये पक्का गहरी नींद है। कमाल है, सच में कमाल है। अगले दिन जब मैं उठा तो नींद में ही उठकर बैठ गया और आदत से अपना स्टेटस पैनल खोला। वाह, सच में लेवल 10 हो गया। इससे पहले कि मैं श्याओ हुओ को थोड़ा छेड़ता, मैंने देखा कि ये होंग्यू आहू और पत्थर के साथ चली आ रही थी। मालिक, गुड मॉर्निंग। कल रात मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था। मैंने तुम लोगों के लिए कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं की ना? ये सुनकर आहू बेवकूफों की तरह हंसा। कोई मेहनत नहीं लगी। मालिक, वो तो गहरा ध्यान था। आप सोते सोते भी मॉन्स्टर्स को इतनी सटीकता से मार सकते हैं। कमाल है। ये सुनकर मैं भी बस सूखी हंसी हंस सका और इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। तभी बगल में खड़ा पत्थर अचानक उत्सुक हो गया और बोला, मालिक, आप पहले से ही 10वें लेवल पर हैं, तो क्या अब आप दूसरी बेसिक स्किल सीख सकते हैं? ये याद दिलाने पर मुझे माँ की दी हुई उस अर्थ एस्केप आर्ट की किताब याद आई। स्किल बुक निकालने के बाद मैंने मन ही मन में कहा, इस्तेमाल करो। किताब तुरंत एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और मेरी भौहों के बीच घुस गई। डिंग, आपने बेसिक स्किल अर्थ रिलीज आर्ट सीख लिया है। मुझे असल में इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इस स्किल का असर क्या है। मुझे तो इस बात की परवाह थी कि क्या अर्थ रिलीज आर्ट बात कर सकता है। थोड़ी उम्मीद के साथ मैंने मन ही मन में पूछने की कोशिश की, छोटे अर्थ, तुम वहां हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ छोटा फायरबॉल ही खास हो? मुझे हैरान परेशान देखकर पत्थर खुद को रोक नहीं पाया और पूछने लगा, मालिक, कैसा लग रहा है? आप यहीं पर अर्थ रिलीज आर्ट इस्तेमाल करके क्यों नहीं देखते? मैं आपके लिए देखता हूँ। मैंने सिर हिलाया और फिर अपने शरीर की जादुई शक्ति को एक्टिवेट किया। जैसे ही स्किल का इस्तेमाल हुआ, आसपास की हवा में हल्की सी हलचल हुई। मेरे चारों ओर एक हल्का पीला भूरा प्रभामंडल दिखाई दिया, जो फिर एक पारभासी अर्थ एलिमेंट शील्ड में बदल गया। वो मेरे सामने हवा में तैर रहा था। इस चीज को देखकर मेरे दिल में थोड़ी घबराहट हुई। ऐसा लग रहा था मानो हवा के एक झोंके से ही ये बिखर जाएगा। लेकिन पत्थर बहुत जिम्मेदार था। वो 2 कदम आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर उस पतली नाजुक ढाल पर थपथपाया। वो एक पल के लिए सोचने लगा और बोला, मालिक, पहली बार इस्तेमाल करने के हिसाब से इसे बना पाना ही 90% नए लोगों से बेहतर है। लेकिन पत्थर का अंदाज बदला और वो सिखाने लगा, इसकी बनावट अभी भी थोड़ी ज्यादा ढीली है। मालिक, आप अपना मन शांत करके अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने पैरों के नीचे से चट्टानों और मिट्टी को बाहर निकाल रहे हैं और लगातार उसे दबाकर इस ढाल में भर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया और पत्थर के बताए अनुसार अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने अपने मन से बेकार के ख्याल निकाल दिए। हालांकि मेरे पास तथाकथित एलिमेंटल एफिनिटी नहीं है, लेकिन पत्थर की आध्यात्मिक शक्ति के मार्गदर्शन में मुझे सच में धरती की धड़कन का एक हल्का सा एहसास हुआ। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति उसमें गई, ढाल का रंग साफ साफ थोड़ा और गहरा हो गया। ये देखकर पत्थर की आंखें चमक उठी और वो खुद को ताली बजाकर तारीफ करने से रोक नहीं पाया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मालिक, इस एहसास को याद रखिएगा। इस ढाल की अभी की मोटाई से यह उसी लेवल के बेसिक फायरबॉल आर्ट के हमले को रोक सकती है। ये बिल्कुल काफी है। मालिक, चलिए इसकी असली रक्षा करने की ताकत को आजमाते हैं। मैं सबसे बेसिक फायरबॉल आर्ट से हमला करके देखता हूँ। ये सुनकर मैंने सिर हिला दिया। मैंने पत्थर को शुरू करने का इशारा किया। फिर ये होंग्यू आहू को लेकर कुछ कदम पीछे हट गई। मेरे लिए जगह छोड़ दी। पत्थर भी 10 मीटर से ज्यादा दूर जाकर खड़ा हो गया। उसकी हथेली में एक नारंगी लाल रंग की आग का गोला तुरंत जल उठा। जैसे ही आग का वो गोला दिखाई दिया, उसी पल एक अजीब बदलाव हुआ। मेरे मन में जो अर्थ रिलीज आर्ट का आइकन था, जो अब तक मरे होने का नाटक कर रहा था और कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, वो जोर से कांप उठा। डिंग, अर्थ रिलीज आर्ट, खतरे की आहट महसूस हो रही है। अरे नहीं, खतरा है। तुम इधर मत आना। अपने दिमाग में आती सुअर के जह होने जैसी चीख सुनते हुए
मैं तो पूरी तरह से चौंक गया। अरे वाह, तो तुम बात कर सकते हो। अभी मैं इतनी देर से बुला रहा था और कोई जवाब नहीं आया, और अब तुम्हारी आवाज सबसे तेज है। लेकिन खतरा? कैसा खतरा? मैंने अनजाने में 10 मीटर दूर खड़े शितोह को देखा और देखा कि उसके हाथ में मुट्ठी के आकार का आग का गोला है। फिर मैंने अपने सामने मिट्टी की ढाल को देखा और मन ही मन अवाक रह गया। लेकिन स्किल बार में मिट्टी की ढाल की तकनीक शांत नहीं हुई, बल्कि वो पागलों की तरह चमकने लगी। ये बहुत डरावना था। मालिक, वो आपको जलाकर राख कर देगा। पिंग। मिट्टी की ढाल की तकनीक बहुत ज्यादा डर के कारण उल्टा सीधा सोचने लगी है। उसे लगता है कि एक पतली ढाल इस भयानक हमले का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकती। उसे और भी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। मिट्टी की ढाल की तकनीक जी जान से जमीन की गहराई से मिट्टी के तत्व खींच रही है। बधाई हो, आपकी स्किल के बहुत ज्यादा डरपोक होने की वजह से उसने खुद ही सोच विचार कर एक एडवांस स्किल अर्थ फ्लो वॉल विकसित कर ली है। इससे पहले कि मैं होश में आता, दूर खड़ा शितोह पूछने लगा, छोटे मालिक, क्या आप तैयार हैं? घबराइए मत, मैं अपनी ताकत पर काबू रखूंगा। मैं नए स्किल के आइकन को घूर रहा था। फिर मैंने शितोह के हाथ में उस छोटे से आग के गोले को देखा और एक अजीब से भाव के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। मुझे अब इस बात की चिंता है कि कहीं मुझे चोट न लग जाए, बल्कि मुझे डर है कि कहीं तुम लोग मुझसे डर न जाओ। ठीक है छोटे मालिक, अब देखिए। ये कहकर शितोह ने अपनी कलाई हिलाई और नारंगी लाल रंग का आग का गोला धीरे धीरे उड़कर आने लगा। उसी समय मेरे दिमाग में मिट्टी की ढाल की तकनीक ने मायूसी भरी चीख मारी। वो आ रहा है, बचाओ, मैं मरने वाला हूँ, मर जाऊंगा। ये तो एक जानलेवा हमला है। मैंने अभी अभी एक नई स्किल सीखी है, पता नहीं मैं इसे रोक पाऊंगा या नहीं। बस कोशिश ही कर सकता हूँ। पलक झपकते ही जमीन जोर जोर से कांपने लगी। अगले ही पल मेरे सामने की जमीन अचानक फट गई और उसमें से ढेर सारी मिट्टी और चट्टानें बाहर निकलने लगी। और पलक झपकते ही वो 5 मीटर ऊंची और 2 मीटर मोटी एक विशाल पत्थर की दीवार में बदल गई। वो छोटा सा आग का गोला दीवार से टकराया और बिना कोई निशान छोड़े बुझ गया। आग का गोला पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद चारों ओर खामोशी छा गई। आहू और ये होंग्यू हैरान रह गए और शितोह तो इतना चौंक गया कि उसका जबड़ा जमीन पर गिरने ही वाला था। उसी समय मेरे मन में मिट्टी की ढाल की तकनीक भी राहत की सांस ले रही थी। बाल बाल बच गए, सच में बहुत खतरनाक था। फिर उसने बड़े गर्व से श्रेय लेते हुए कहा, मालिक, मेरा ये रिएक्शन कैसा था? क्या आपको पूरी तरह से सुरक्षित महसूस हुआ? अगर मैं नहीं होता तो आप अभी तक पक्का मर चुके होते और जलकर कोयले का ढेर बन गए होते। मैं ठंडी मोटी पत्थर की दीवार को छूते हुए मन ही मन अवाक था। भाई, सुरक्षा का एहसास तो हुआ, लेकिन क्या हम थोड़ी इज्जत बचा सकते हैं? एक छोटे से आग के गोले के लिए इतना बड़ा तमाशा करना सच में बहुत शर्मनाक है। तभी दीवार के पीछे से शितोह की आवाज आई, छोटे मालिक, आप ठीक तो है ना? मैंने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और मिट्टी की दीवार के पीछे से घूमकर बाहर आते हुए शांति से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ शितोह भाई, तुमने आग के गोले की तकनीक पर बहुत अच्छा काबू रखा है। मुझे जरा भी चोट नहीं लगी। इसके बाद आहू ने उस खुरदरी और मोटी मिट्टी की दीवार पर अपना हाथ रखा, उसे छुआ और कहा, अरे बाप रे शितोह, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ये स्किल सीखने में कितना समय लगा था? ये बात सुनकर मैंने ध्यान दिया कि शितोह के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। वो थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसने मच्छर की तरह भिनभिनाते हुए कहा, 5 दिन और मदद के लिए पीले रंग की एक स्किल बुक भी खाई थी। ये जवाब सुनकर आहू और ये होंग्यू के चेहरे पर जरा भी मजाक का भाव नहीं आया। वे दोनों अपने दिल में अच्छी तरह जानते थे, शीटो के पास अर्थ एलिमेंट की एस ग्रेड एफिनिटी है। 5 दिनों में एक शुरुआती स्किल को समझना, ये पहले से ही एक बहुत ही भयानक रफ्तार है। शीटो ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और जल्दी से विषय बदलते हुए उसने उस विशाल दीवार की ओर इशारा किया और गंभीर होकर सुझाव दिया, वैसे मालिक, आपके लेवल का ये डिफेंसिव स्किल मजबूत तो है, लेकिन इसमें मेंटल पावर भी बहुत ज्यादा खर्च होती है। जब साधारण हमलों का सामना करना हो तो असल में बेसिक अर्थ एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल ही काफी है। छोटी सी चीज के लिए बड़ी ताकत क्यों इस्तेमाल करना? आप ही बताइए, मैं सही कह रहा हूँ ना? और तभी ये होंग्यू की जेब में वाइब्रेशन हुई। उसकी त्योरियां तुरंत चढ़ गईं। क्या हुआ कैप्टन? ये
अपनी भोली मुस्कान को समेटकर शीटो भी पास आ गया। अभी अभी खबर मिली है, बड़ी संख्या में जंगली मॉन्स्टर्स सनसेट कैनन की ओर इकट्ठा हो रहे हैं। यह मॉन्स्टर टाइड का संकेत है क्या? मॉन्स्टर टाइड? मेरे चेहरे पर हैरानी देखकर शीटो ने जल्दी से समझाया, मालिक, यह असल में एक स्पेस एनोमली है। यह आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में सभी जंगली मॉन्स्टर्स को अपनी ओर खींच लेती है, और आप जितना सेंटर की ओर जाएंगे, मॉन्स्टर्स उतने ही ज्यादा पागल होते जाएंगे, और आखिर में एक बड़ा बॉस भी सामने आएगा। ये सुनकर मैंने सोचते हुए सिर हिलाया। ये होंग्यू ने अपना फोन रखने के बाद उसने गंभीरता से सबकी ओर देखा। कमांडर का आदेश है कि हम तुरंत सनसेट कैनन के ब्लॉकेड जोन में जाएं। ये कहने के बाद उसने मेरी राय मांगी। मालिक, आप क्या सोचते हैं? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरे दिमाग में अर्थ एस्केप टेक्निक पहले ही कांपने लगी। मॉन्स्टर टाइड, नाम सुनने में ही कितना डरावना है। मालिक, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम वहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है? ये बात सुनकर फायरबॉल स्किल तुरंत भड़क उठी। चुप हो जाओ, तुम नाकारा डरपोक कहीं के। तुम्हें बस छिपना आता है। इस कछुए की खोल की बात मत सुनना। हमें जरूर जाना चाहिए। मुझे जी भर कर जलाना है। मैं उस जगह को आग के समंदर में बदल दूंगा। इन दोनों को बिना रुके लड़ते देखकर मेरे सिर में दर्द होने लगा। फिर मैंने मन ही मन में डांटा, बस करो, दोनों चुप हो जाओ। इसके बाद मैंने अपने पास मौजूद एलीट टीम को देखा। जब ऐसी टीम साथ हो तो क्या गड़बड़ हो सकती है? हम ये मैडम की बात मानेंगे। 2 घंटे बाद गाड़ियों का काफिला सनसेट कैनन में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि आसमान गहरा लाल था और हर तरफ चेतावनी की लाइनें लगी हुई थी। गाड़ी से उतरते ही मैंने किसी को मुझे पुकारते हुए सुना। शिया शिन्यूए मेरी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। यंग मास्टर लिन, क्या आप भी इस डिफेंस मिशन में हिस्सा लेने आए हैं? हाँ, कह सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा सवाल सुनकर शिया शिन्यूए ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, हम असल में इस कैनन में लेवल अप कर रहे थे, लेकिन फिर यह मॉन्स्टर टाइड की वार्निंग आ गई और हमें यहाँ से निकाल दिया गया। कहते कहते शिया शिन्यूए मेरे और करीब आए और धीमी आवाज में बोली, यंग मास्टर लिन, झाओ परिवार ने कल रात मुझसे संपर्क किया था। झाओ यू टॉप स्कोरर बनना चाहता है। उसने मुझे कल के बड़े इम्तिहान में जानबूझकर हारने के लिए 30 लाख दिए हैं। ये सुनकर मैंने अपनी भौहें चढ़ाईं। तो तुमने मान लिया? मैंने मना कर दिया। मैं झाओ यू का वो चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकता और आपकी तरफ रहना चाहता हूँ। उसे इतना गंभीर देखकर मुझसे हंसी छूट गई। क्या तुम पागल हो? मुफ्त में मिल रहे पैसे कोई क्यों नहीं लेगा? तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम टॉप कर पाओगी? मेरी बातों से जिया छिंगुए का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, पैसे तो मैं ले लूंगी और एग्जाम भी दूंगी। वैसे भी जब तक मैं ढील नहीं दूंगी, टॉप पोजीशन का तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा। ये सुनने के बाद उसके दिल की आखिरी उलझन भी दूर हो गई। मैं समझ गया, यंग मास्टर लिन। फिर वो मेरे सामने झुका और मुड़कर चला गया। जब वो दूर चला गया, एक एडजुटेंट तेजी से चलकर आया। उसने पहले मुझे और ये होंग्यू को सलाम किया। फिर उसने ये होंग्यू को धीमी आवाज में रिपोर्ट दी, कैप्टन, ये कमांडर झाओ की टुकड़ी पहुंच गई है। कैप्टन झांग चाओ आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर मैंने उत्सुकता से पूछा, झांग चाओ, ये कौन सी बड़ी तोप है? ये होंग्यू दूर से आते हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी को घूर रही थी। उसने सावधानी से कहा, यंग मास्टर, वो कमांडर झाओ लेई का सबसे भरोसेमंद जनरल है। मैं सोच ही रहा था कि झांग चाओ अपने एडजुटेंट के साथ हमारे सामने आकर रुका और बनावटी मुस्कान के साथ हेलो कहा। कैप्टन, ये 6 महीने हो गए मिले हुए। आपका अंदाज अब भी पहले जैसा ही है। लेकिन ये होंग्यू ने पलक तक नहीं झपकाई और ठंडेपन से कहा, जो कहना है सीधे सीधे कहो। मॉन्स्टर टाइड आने ही वाला है, पुरानी बातें करने का वक्त नहीं है। हाँ कैप्टन, ये आपको तो बड़ा गुस्सा आता है। चलो काम की बात करते हैं। इस बार हम मिलकर काम करेंगे। सफाई का काम तेजी से होगा, लेकिन दोनों घर के यंग मास्टर्स को लेवल अप भी करना है। एक साथ रहने से मॉन्स्टर्स चुराने और रिश्तों में खटास आने का डर है। तो हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। झोंगझाओ काउंटी को बॉर्डर मान लेते हैं। पश्चिम का हिस्सा झाओ परिवार का और पूरब का हिस्सा लिन परिवार का। और जहाँ तक उस वाइल्ड बॉस की बात है, जो उसे पहले छुएगा वही जीतेगा। दूसरी पार्टी उसे छीन नहीं सकती। ये प्रस्ताव सुनने के बाद ये होंग्यू ने हाँ कहने में जल्दी नहीं की। हालांकि यह नियम ठीक ठाक था, लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ मुड़कर मेरी राय मांगी।
मैंने ऐसा भाव बनाया जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, काफी वाजिब है। मेरी मंजूरी मिलने के बाद ये होंग्यू ने झांग चाओ से ठंडेपन से कहा, मंजूर है, अब तुम दफा हो सकते हो। झांग चाओ ने देखा कि उसका मकसद पूरा हो गया है तो उसने कुछ नहीं कहा और अपने लोगों को लेकर मुड़कर चला गया। उसी समय झाओ परिवार के कैंप के अंदर कैंप में झाओ यू एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। आंखें बंद करके आराम कर रहा था और उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन उठाया और उदासीनता से कहा, बोलो। यंग मास्टर झाओ, काम हो गया है। जिया छिंगयुए ने 30 लाख ले लिए हैं और बड़े एग्जाम में टॉप पोजीशन के लिए मुकाबला नहीं करने का वादा किया है। ये खबर सुनने के बाद झाओ यू के होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। मुस्कान अभी हटी भी नहीं थी कि उसने लापरवाही से अपना फोन फेंक दिया और ठंडी सांस भरकर कहा, डैड को भी ये पैसे बर्बाद करने ही थे। एक ये रैंक की वाटर मेज। अगर उसने अबिस डंजन पार कर भी लिया तो वो बस किस्मत की बात थी। पास खड़े एक टीममेट ने तुरंत चापलूसी करते हुए कहा, सही बात है। डैमेज आउटपुट की बात करें तो वो यंग मास्टर झाओ के एस रैंक फ्लेम मेज से कैसे मुकाबला कर सकती है। वो 30 लाख तो कुत्ते को खिलाने जैसा हुआ। तभी झांग चाओ लंबे कदमों से वापस आया और रिपोर्ट दी, यंग मास्टर झाओ, बात पक्की हो गई है। पूरब का हिस्सा लिन परिवार का और पश्चिम का हिस्सा हमारा होगा। इस वक्त लिन परिवार के अस्थायी कैंप के हॉल में ये होंग्यू ने इलेक्ट्रॉनिक मैप खोला। उसने लाल बिंदु की ओर इशारा करते हुए रिपोर्ट किया, मालिक, 100 मील के दायरे में जंगली मॉन्स्टर यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं जिनका लेवल 10 से 40 के बीच है। शुरुआत में कम लेवल वाले मॉन्स्टर हैं और आखिर में थंडर क्लाउड स्टॉर्म ईगल। जब वे दिखाई देंगे तो बॉस को भी स्पॉन हो जाना चाहिए। मुझे सिर हिलाते देख ये होंग्यू ने फिर से बोलना शुरू किया, मालिक, इस बार इन मॉन्स्टर के झुंडों के अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि वो जंगली बॉस जरूर स्पॉन होगा। हेडक्वार्टर के डेटा के अनुसार इस बार स्पॉन होने वाले बॉस का लेवल 25 से 40 के बीच होना चाहिए। बस हमें उसे झाओ परिवार से पहले ढूंढकर खत्म करना होगा, तो आपका लेवल 16 या शायद 17 तक भी पहुंच सकता है। ये सुनकर मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। पिछले सालों में बड़े एग्जाम में हिस्सा लेने वाले प्रोफेशनल्स के डेटा के अनुसार ज्यादातर का लेवल 10 के आसपास था। कुछ ही जन ये 13 से 15 लेवल तक पहुंच पाते थे। अगर मैं 16 लेवल तक पहुंच गया तो ये कहा जा सकता है कि एग्जाम हॉल में मैं निश्चित रूप से सबसे बेहतर होऊंगा। मैं सोच ही रहा था कि एक डिप्टी अफसर अचानक तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसने सलाम किया और जोर से रिपोर्ट किया, रिपोर्ट लीडर, ये मॉन्स्टर्स का पहला झुंड 3 किलोमीटर आगे पहुंच चुका है। ये सुनकर ये होंग्यू का चेहरा गंभीर हो गया। वो तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो गई। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक काम करो। शीतो, आहू, तुम दोनों बाहर जाकर मॉन्स्टर्स को लुभाओ। मैं मालिक की हिफाजत के लिए यहीं रहूंगी। जैसे ही बॉस का कोई सुराग मिले तुरंत सिग्नल भेजना। हाँ, हम मिशन पूरा करने की गारंटी देते हैं। आधे घंटे बाद सनसेट कैनियन के पूर्वी हिस्से में 3 ऊंची मिट्टी की दीवारों ने एक किला बना रखा था। कैंप के अंदर मैं एक तरफ लेटा हुआ था और मेरे हाथ में ठंडे तरबूज के जूस का एक गिलास था। मेरे बगल में एक नौकरानी टैबलेट पकड़े हुए थी। उस पर एक कॉमेडी फिल्म चल रही थी। मैंने तरबूज के जूस का एक घूंट लिया, बहुत ही आराम से, और 5 मीटर ऊंची मिट्टी की दीवार के ऊपर ये होंग्यू सीधी तनकर खड़ी थी और ऊंचाई से चारों ओर नजर रखे हुए थी। अचानक ये होंग्यू ने आगाह किया, मालिक, मॉन्स्टर आ गए। उसकी आवाज खत्म होते ही एक टूटे पैर वाला वेस्टलैंड डीमन वुल्फ आहू के जरिए दीवार के बाहर से जोर से अंदर फेंका गया। मेरा फायरबॉल स्पेल तेजी से निकला और उसे तुरंत मार डाला, लेकिन मेरे मन में फायरबॉल स्पेल ने विरोध किया। इस उस्ताद ने कहा था कि उसे 10 से लड़ना है। एक एक करके लड़ने का क्या मतलब है? ये देखकर मैंने बेबसी से आह भरी। मैंने दीवार के ऊपर की ओर चिल्लाकर कहा, ये दीदी, थोड़े और फेंको। 10-12 एक साथ आने दो। ये सुनकर ये होंग्यू थोड़ी हैरान हुई। ये होंग्यू को हैरान देखकर मैंने हाथ हिलाया और लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं, बस फेंकते रहो। कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये देखकर ये होंग्यू ने और कुछ नहीं कहा। ज्यादा से ज्यादा उसे थोड़ा और सावधान रहना होगा। उसके पास 1 दर्जन से ज्यादा कम लेवल वाले मॉन्स्टर्स को एक पल में मारने की ताकत तो थी ही। ये होंग्यू ने दीवार के बाहर के लोगों को चिल्लाकर कहा, 15 एक साथ फेंको। आदेश सुनने के बाद
दीवार के बाहर के दर्जन भर लोग एक पल के लिए चौंक गए। फिर उन्होंने एक ही समय पर जोर लगाया। पूरे 15 अधमरे जंगली मॉन्स्टर्स ऊंची मिट्टी की दीवार के ऊपर से उड़कर दाईं ओर की खाली जगह पर गिरे। लेकिन अगले ही पल एक नारंगी लाल रंग का आग का गोला गरजता हुआ निकला, और जैसे ही वो बाहर निकला, आग का गोला जोर से कांपने लगा। हवा में वो तुरंत ही टूटकर बिखर गया और छोटे छोटे आग के गोलों में बट गया, और हवा में मौजूद हर एक जंगली मॉन्स्टर पर बिल्कुल सटीक निशाना साधा। मल्टीपल एक्सप्लोडिंग फायरबॉल। दीवार पर खड़ी ये होंग्यू इस समय सबसे चौंकाने वाला नजारा देख रही थी। वो हैरान होकर एक ही झटके में जंगली मॉन्स्टर्स के झुंड को सटीकता से मरते देख दंग रह गई। मालिक ने न सिर्फ मल्टीपल एक्सप्लोडिंग फायरबॉल की तकनीक सीख ली है, बल्कि एक ही बार में उसे 15 गोलों में भी बांट दिया है। जहां तक उसे पता था, झाओ परिवार का झाओ यू अभी ज्यादा से ज्यादा 4-5 गोले ही बना सकता है, और इसी बात पर जियांगहाई शहर में हर कोई उसे जानता है। ऐसा कोई नहीं था जो उसे न जानता हो। फिर उसने अपना सिर नीचे किया। उसकी नजरें बचे हुए धुएं के पार से नीचे मुझ पर पड़ी। आग की रोशनी में मैं अब भी उसी बेफिक्र अंदाज में एक तरफ लेटा हुआ था और नौकरानी के हाथ में पकड़े टैबलेट की स्क्रीन देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी हुए उन 15 किल्स से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समय तेजी से बीतता गया। सनसेट कैनियन में आसमान और भी अंधेरा होता गया। बाहरी इलाके की जासूसी के लिए जिम्मेदार एक डिप्टी घबराया हुआ दूर से तेजी से आया। रिपोर्ट कैप्टन, ये पता चला है कि थंडरक्लाउड स्टॉर्म ईगल्स का झुंड 5 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। ये सुनकर ये होंग्यू की आंखों में एक तेजी आ गई। उसने तुरंत सैनिकों को रक्षा के लिए तैनात किया। रक्षा पंक्ति तैयार करने के बाद ये होंग्यू मेरी तरफ मुड़ी। उसका लहजा नर्म हो गया था, लेकिन उसने बिना किसी शक की गुंजाइश के कहा, मालिक, इस बार के मॉन्स्टर्स ज्यादातर 35वें लेवल से ऊपर के हैं। आप कुछ मत कीजिएगा, आराम से रहिए। उसकी बात सुनकर मैंने दूर बिजली वाले बादलों से भरे आसमान की तरफ एक नजर डाली और बड़ी आसानी से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा ये दीदी कहे। मुझे इतना समझदार देखकर मैंने साफ महसूस किया कि ये होंग्यू ने राहत की सांस ली। ठीक उसी समय मेरे दिमाग में अर्थशील तकनीक ने फिर से अपनी नौटंकी शुरू कर दी। मालिक, भाग चलते हैं, यहाँ सुरक्षित नहीं है। भागे? क्या बकवास है। अगर उनमें यहाँ आने की हिम्मत हुई तो मैं एक एक को जलाकर राख कर दूंगा। एक जोड़ा आया तो जोड़े को जलाऊंगा। तुम्हें बस टींगे हाँकनी आती हैं। वो 35वें लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर्स हैं और हम सिर्फ 15वें लेवल के हैं। इन दोनों की बकबक से मेरा सिर फटा जा रहा था। फिर मैंने गुस्से में मन ही मन चिल्लाया, चुप हो जाओ दोनों, एकदम चुप। शाओ, तू, ये दीदी और बाकी सब बाहर पहरा दे रहे हैं। ये बस कुछ पक्षी ही तो हैं, वो अंदर नहीं आ पाएंगे। इसके साथ ही तेज, कानों को चुभने वाली चीखों की आवाजें आने लगी। हजारों विशाल बाज घाटी की गहराई से उमड़ पड़े। ये होंग्यू दीवार पर खड़ी थी और जोर से चिल्लाई, वो आ गए। सब लोग तैयार हो जाओ। दूर से हमला करने वालों, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करो, उन्हें नीचे गिराओ। उसी पल पहले से तैयार दूर से हमला करने वालों ने एक साथ हमला कर दिया। एक पल के लिए रंग बिरंगी स्किल्स की रोशनी ने अंधेरे आसमान को दिन की तरह रोशन कर दिया। स्किल्स मॉन्स्टर्स के झुंड से टकराए। आसमान में शानदार आतिशबाजी के गोले फटने लगे। अनगिनत थंडरक्लाउड स्टॉर्म ईगल्स हवा में स्किल्स की चपेट में आ गए। लेकिन इस तरह के चौतरफा और 3 आयामी हमले के सामने रक्षा पंक्ति में फिर भी एक कमजोरी आ गई। एक एलीट लेवल के स्टॉर्म ईगल ने अपनी खतरनाक रफ्तार के दम पर जबरदस्ती 3 तेज धार वाले ब्लेड और एक एक्सप्लोडिंग एरो से खुद को बचा लिया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बेरहमी से बाहरी हमलों के जाल को तोड़ दिया और सीधा मेरी तरफ लपका। ये होंग्यू, जो किनारे से हमला कर रहे 2 स्टॉर्म ईगल्स से निपट रही थी, उसने अपनी आंखों के कोने से यही नजारा देखा। चेहरे का रंग उड़ गया। छोटे मालिक, सावधान। उस स्टॉर्म ईगल ने एक कपटी हंसी दी और सीधे मेरी तरफ झपटा। ये देखकर मेरा दिमाग भना गया। अरे अरे अरे, आ गया वो। मैं कह रहा था न, मैंने कहा था न कि यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन उसकी इस बौखलाहट के मुकाबले मैं काफी शांत था। मेरे आसपास इतने सारे माहिर जो थे, मुझे यकीन नहीं था कि वो जानवर मेरा एक बाल भी बांका कर पाएगा। और जैसा सोचा था, एक गुस्से भरी दहाड़ मेरे कानों में गूंजी। शीतो ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी सारी जादुई शक्ति फट पड़ी और कटोरे जितने मोटे नुकीले पत्थर के भाले
जमीन के नीचे से निकलकर सीधे नीचे आते स्टॉर्म ईगल को जा लगे। पत्थर के भालों ने सीधे उसकी छाती को छेद दिया और उसे हवा में ही लटकाकर मार डाला। फिर शीतो हांफते हुए अपने चेहरे से धूल पोंछने लगा और मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराया। छोटे मालिक, आप डरे तो नहीं? मैंने थम्स अप दिया और दिल से उसकी तारीफ की। शीतो भाई, कमाल कर दिया। खतरा टल गया था, लेकिन मौत के उस करीबी एहसास का दबाव अर्थशील्ड स्किल के दिल में गहराई से बस गया था। बहुत डरावना था, बस जरा सा फासला था, बस जरा सा। अगर उस बेवकूफ ने 1 सेकंड की भी देरी की होती तो क्या होता? दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न हो, क्या फायदा? अगर छत नहीं है तो हम एक खुला निशाना है। क्या करूं? लेकिन अर्थ फ्लो वॉल का सिद्धांत, धरती की ऊर्जा को सीधे ऊपर की ओर निकालना है। हवा में मिट्टी और पत्थर को 90 डिग्री पर मोड़ना। छत बनाना बहुत मुश्किल है। मैं अर्थशील्ड स्किल को बड़बड़ाते हुए सुन रहा था। मैं भी चुप हो गया। ये बंदा इतना एक ही बात पर क्यों अड़ा हुआ है? फिर मैंने यूं ही मजाक में कह दिया, तुम बेवकूफ हो क्या? छत नहीं बना सकते तो सीधे जमीन के नीचे घुस जाओ। मेरे ये कहते ही अर्थशील्ड स्किल अचानक सन्न रह गया, जैसे उसे कोई ज्ञान मिल गया हो। हाँ, अर्थशील्ड स्किल के इस दीवानेपन को देखकर मेरा दिल एक पल को धक से रह गया। नहीं, छोटे अर्थ, शांत हो जाओ। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। हे भगवान, मालिक तो जीनियस हैं। अगर मैं जमीन के नीचे चला जाऊं तो मालिक को कौन चोट पहुंचा सकता है? डिंग, अर्थशील्ड स्किल पागलों की तरह धरती की संरचना का विश्लेषण कर रहा है। ये देखकर मेरा सिर चकरा गया। मैं झटके से सीधा बैठ गया। छोटे अर्थ, मेरी बात सुनो। जमीन के नीचे ऑक्सीजन नहीं होती, इससे जान जा सकती है। समझ रहे हो? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कौन जानता था कि उसने मेरे ख्यालों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था और मेरी चेतावनी को ऑक्सीजन के लिए एक संकेत मान लिया। उसे लगा कि बस एक अलग जगह बनाने से काम चल जाएगा। डिंग, अर्थशील्ड स्किल ने बाहरी दखलंदाजी को रोक दिया है और पूरे दिल से स्किल के विकास में लग गया है। मैं उस सूचना को देख रहा था और फिर वो दम घुटने वाली सिस्टम की आवाज आ ही गई। बधाई हो, आपकी स्किल, अर्थशील्ड स्किल, असुरक्षा की भावना के कारण सफलतापूर्वक एडवांस अर्थ स्किल, अर्थ वॉक में विकसित हो गई है। हाँ, मालिक बहुत कमाल के हैं। आपकी एक बात ने मुझे जगा दिया। आप वाकई मेरे मालिक हैं। जैसे ही यह बात खत्म हुई, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे अपने नीचे की जमीन नर्म महसूस हुई। पैरों के नीचे जमीन होने का वो सुरक्षित एहसास तुरंत गायब हो गया। मेरे नीचे यह आराम कुर्सी एक हैरान करने वाली रफ्तार से नीचे धंसने लगी और उसी समय 5 मीटर ऊंची मिट्टी की दीवार के ऊपर ये होंगियों ने पीछे घूमकर एक तलवार चलाई। तलवार की एक तेज चमक ने पास आते उड़ने वाले जानवर का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी शीटो ने अचानक अपना सिर नीचे झुकाया। वो अपने पैरों के नीचे की जमीन को घूर रहा था, एक बहुत ही अजीब और भारी हलचल जमीन की गहराइयों से लहर की तरह ऊपर आ रही थी। आ गया वो एहसास। पास खड़ी नौकरानी पूरी तरह से डर से सहम गई थी। मैं बस आखिरी बार एक नजर देख पाया, ऊपर तेजी से छोटे होते उस आसमान को जो कभी इंसानी दुनिया का था, और उस नौकरानी के चेहरे को जो पूरी तरह से दहशत में था। ये होंगियों ने शीटो की बेचैनी को भांप लिया। उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा और पूछा, क्या हुआ? यह एक अर्थ एलिमेंट बॉस है। हाँ, ये धरती के एलिमेंट की एकदम शुद्ध हलचल है। कोई गलती नहीं हो सकती। इस बार का वाइल्ड बॉस अर्थ एलिमेंट वाला ही है। क्या तुम्हें सही जगह पता है? ये सुनकर शीटो ने अपने पैरों के नीचे जमीन की ओर इशारा किया और समझाया, अर्थ एलिमेंट वाला बॉस रीस्पॉन होने से पहले जमीन की सारी ऊर्जा को पागलों की तरह सोखता है, जिससे जमीन के नीचे अर्थ एलिमेंट का बहाव एक बहुत बड़ा भंवर बना देता है। बस हमें जमीन के नीचे अर्थ एलिमेंट के बहाव के साथ साथ जाना है और हम बॉस को ढूंढ लेंगे। ये होंगियों ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, तुम्हारी अर्थ ग्लाइड कितने लोगों को ले जा सकती है? शीटो ने थोड़ा गर्व से सीना चौड़ा करके कहा, थ्योरी के हिसाब से तो मैं आपको और मालिक को एक ही समय में ले जा सकता हूँ। ये सुनकर ये होंगियों ने फौरन सिर हिलाया। ठीक है, तो यही तय रहा। दोनों एक साथ मालिक को लेने के लिए मुड़े। अगले ही पल दोनों के दोनों चौंक कर वहीं जम गए। मालिक कहाँ है? ये होंगियों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक ही झटके में वो सीधे 5 मीटर ऊंची दीवार से नीचे कूद गई। वो सीधे उस नौकरानी के सामने आकर उतरी। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मालिक कहाँ गए? नौकरानी ने जमीन की तरफ इशारा किया।
और कांपते हुए बोली, माँ मालिक, वो नीचे गिर गए। भी अभी नीचे कूदे शीटो ने जब ये सुना तो वो एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने हैरानी से पूछा, नीचे कैसे गिर गए? यहाँ तो कोई गड्ढा भी नहीं है। फिर नौकरानी ने बड़ी मुश्किल से अपने शब्द बटोरे और हाथों से अजीब अजीब इशारे करते हुए कहने लगी। अभी अभी वो सारी मिट्टी अचानक पानी जैसी बन गई और मालिक सर से नीचे चले गए और फिर जमीन अपने आप ही बंद हो गई। शीटो और ये होंग्यू ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को एक दूसरे की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। शीटो ने जोर से अपना थूक निगला। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ रही हो। एक ही दिन के अंदर पहले उसने अर्थ फ्लो वॉल में महारत हासिल की और उसके ठीक बाद अर्थ ग्लाइड में भी। आखिर यह है क्या बला?